हेलो फ्रेंड्स, दिस इज इनके स्टैंड यू आर वॉचिंग इनके क्लासेज। आज ट्रांसलेशन के अगली सीरीज में आप सीख रहे हैं कि परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग हम ट्रांसलेशन बनाने में कैसे करें। हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है तो परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज कैसे करेंगे। और दूसरी बात यह है कि मान लीजिए कि आपको ग्रामर नहीं आती या फिर कम आती है, आपका बेसिक ग्रामर ठीक नहीं है और आपको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, परफेक्ट पार्टिसिपल के बारे में भी आपको पता नहीं है, तो फिर आप ट्रांसलेट कैसे करेंगे। हम इन सब बातों को अभी आपको बताने जा रहे हैं कि अगर आपको ग्रामर बिल्कुल नहीं भी आती है, थोड़ी बहुत आती है, मान लीजिए टेंस आपका ठीक है, बेसिक फंडामेंटल कुछ ठीक है, तो उससे भी आप पर इस सेंटेंस को ट्रांसलेट कर पाते हैं। और आप देखेंगे कि कई लोगों को देखेंगे ग्रामर नहीं जानने के बाद भी धारा प्रवाह इंग्लिश बोल रहे होते हैं। उसका मेन कारण ये है कि वो जानते हैं कि बड़े से बड़े सेंटेंस को आसान तरीके से हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि हार्ड रूल का यूज़ करें। तो हम आपको वो सभी बताने जा रहे हैं इस वीडियो में कि आप बड़े से बड़े सेंटेंस को या फिर कठिन सेंटेंस को ग्रामर के किसी खास रूल से कैसे ट्रांसलेट करें। अगर उस रूल को नहीं जानते हैं तो फिर हम कैसे ट्रांसलेट करें, एक एक करके बताने जा रहे हैं। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या है? हैविंग प्लस विथ वर्ब थ्री। हैविंग के साथ में वर्ब थ्री का प्रयोग करते हैं तो इससे बोलेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल। अब यहाँ पर कौन कौन सा स्ट्रक्चर है? हैविंग प्लस वी थ्री है। हैविंग बीन के साथ में वर्ब थ्री का प्रयोग करेंगे, बिंग के साथ में भी वर्ब थ्री का प्रयोग करेंगे। सेंटेंस कैसा रहेगा? आप देखेंगे कि प्रत्येक सेंटेंस एक ही तरह का लग रहा है कि सभी एक ही तरीके का है, लेकिन इन सब के लिए अलग अलग रूल का यूज करना पड़ेगा और साथ में अतिरिक्त रूल्स भी जो इनके इसका यूज नहीं करके भी, इन सभी स्ट्रक्चर का यूज नहीं करके भी हम इन सभी पर सेंटेंस बना सकते हैं। कैसे होगा अभी इस वीडियो में देखिए, क्योंकि इस वीडियो के अंत में हम आपसे क्वेश्चन भी करने जा रहे हैं, तो जरूरी है कि आप अंत तक इसे देखिए और सीखने का प्रयास कीजिए। परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग पैसिव फॉर्म में भी होगा, एक्टिव फॉर्म में भी होगा और उसके अतिरिक्त भी होगा। तो पहले हम सिंपल तरीके से देखते हैं यहाँ पर कि घर पहुंचकर मैंने रात्रि भोजन किया है। ये सिंपल है, तो इसके लिए हम हैविंग प्लस वर्ब थ्री का प्रयोग करेंगे और उसके बाद कुछ सेंटेंस आ जाएगा। सेंटेंस कैसा भी हो सकता है, टेंस मॉडल कुछ भी हो सकता है, किसी पर हो सकता है। तो जैसे ही रहेगा कि घर पहुँच इस काम को करके, तो इसका मतलब हुआ कि इस तरीके का सेंटेंस में एक काम को पूर्ण रूप से खत्म करके फिर दूसरा काम शुरू होता है। तो घर पहुंचकर, तो हम इसके लिए क्या करेंगे? हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे हैविंग रीच्ड होम। हैविंग रीच्ड होम। जब भी आप एक काम को कर लेते हैं तो हैविंग रीच्ड होम यानी कि घर पहुंचकर, हैविंग रीच्ड होम। जब भी आप एक काम को कर लेते हैं तो हैविंग, उसके बाद में वर्ब थ्री का प्रयोग करेंगे, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट होगा। दूसरा क्या है कि मैंने रात्रि भोजन किया, हैविंग रीच्ड होम, तो हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे आई हैड माई डिनर। आई हैड माई डिनर, मैंने रात्रि भोजन किया। ये सिंपल तरीके से हो गया। लेकिन मान लीजिए कि आप ये नहीं जानते हैं, चलो भाई आपको ये नहीं आता है, आप हैविंग प्लस वर्ब थ्री का प्रयोग कभी नहीं पढ़े हैं और इस तरीके का सेंटेंस आ गया, आप इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे? तो हम क्या करेंगे? घर पहुंचकर मैंने रात्रि भोजन किया, आसान तरीके से बना सकते हैं। आप बोलेंगे कि आई रीच्ड होम। आई रीच्ड होम, मैंने घर पहुंचा। आई रीच्ड होम एंड आई हैड माई डिनर। आई हैड माई डिनर। अगर आपको मान लीजिए कि परफेक्ट पार्टिसिपल नहीं आता है, परफेक्ट पार्टिसिपल नहीं जानते हैं, तो फिर बोलेंगे कि नहीं, इंग्लिश बोलना है कि नहीं। अगर बोलना है तो फिर आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई रीच्ड होम एंड आई हैड माई डिनर। मैं घर पहुंचा और रात्रि भोजन किया। लेकिन अगर ये बात भी आपके दिमाग में नहीं आ रहा है, ये चीज़ भी आपके दिमाग में सेट नहीं हो रहा है, आप ऐसा भी नहीं बोल सकते हैं, तो आप क्या करेंगे? आप बोलेंगे आई हैड माई डिनर। आप ऐसा तो बोल सकते हैं आई हैड माई डिनर और आफ्टर रीचिंग होम। आफ्टर रीचिंग होम का मतलब ये है कि घर पहुंचने के बाद मैंने डिनर कर लिया, रात्रि भोजन कर लिया। तो इसी तरीके से आप कई तरीके से बोल सकते हैं, बस ग्रामेटिकली फिर भी सही होना चाहिए, क्योंकि ये जो भी लिखे हैं ये भले ही परफेक्ट पार्टिसिपल नहीं है, लेकिन आप जो कहना चाह रहे हैं वो बिल्कुल सही तरीके से कह पा रहे हैं। एक और सेंटेंस को देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, पर हम पैसिव फॉर्म में परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। तो पहले इसे देख लेते हैं कि खाना खाकर गोलू स्कूल चला गया। तो पहले हम इसी तरीके से बनाएंगे, हम लिखेंगे खाना खाकर के लिए कि
ईटन फूड, हैविंग ईटन फूड मतलब है कि खाना खाकर। हैविंग ईटन फूड का मतलब है खाना खाकर गोलू स्कूल चला गया। हम लिखेंगे गोलू वेंट टू स्कूल। अब ये हो गया आपको परफेक्ट पार्टिसिपल के रूप में, परफेक्ट पार्टिसिपल से इस तरह से बन गया। लेकिन अब आप सोचिए कि गोलू ये खाना खाकर गोलू स्कूल चला गया, आप टेंस पर आसान तरीके से कैसे बना सकते हैं? तो खाना खाकर गोलू स्कूल चला गया, हम कैसे लिखेंगे भाई? हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे गोलू एट फूड, गोलू ने खाना खा लिया, एंड क्या करेंगे? वेंट टू स्कूल, वेंट टू स्कूल मतलब ये है कि सब्जेक्ट एक ही है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इसे। तो गोलू एट फूड एंड वेंट टू स्कूल, गोलू ने खाना खा लिया और स्कूल चला गया। और मान लीजिए कि ये तरीका भी हम नहीं जानते हैं, ये तरीका भी दिमाग में नहीं आ रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे? इसके लिए क्या करेंगे कि खाना खाकर गोलू स्कूल चला गया, तो गोलू वेंट टू स्कूल, गोलू वेंट टू स्कूल, गोलू स्कूल चला गया। कैसे, कब? तो हम क्या करके गया है? तो आफ्टर हैविंग और खाना खाकर गया है तो हैविंग फूड भी लिख सकते हैं, या फिर चाहें तो ब्रेकफास्ट भी लिख सकते हैं। तो गोलू वेंट टू स्कूल आफ्टर हैविंग फूड मतलब ऐसा नहीं है कि आप परफेक्ट पार्टिसिपल नहीं जानते हैं तो आप इंग्लिश बोल नहीं पाएंगे, लिख नहीं पाएंगे। परफेक्ट पार्टिसिपल में पैसिव फॉर्म में भी हम सेंटेंस को बना सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे हारे जाने पर वह 9-2-11 हो गया, मतलब पैसिव फॉर्म है, किसी ने उसे हराया और फिर हार कर भाग गया। तो इस तरह का जब भी सेंटेंस हो तो हैविंग बीन से हम इसे ट्रांसलेट करेंगे। कैसे करेंगे? हारे जाने पर तो हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे हैविंग बीन डिफीटेड, हैविंग बीन डिफीटेड मतलब हारे जाने पर। इतना का हो गया, जब हारे जाने पर और 9-2-11 हो गया का मतलब हुआ कि ही रैन अवे। लेकिन अलग तरीके से भी बना सकते हैं। अगर इस तरह का जब भी सेंटेंस आए तो हम चाहें तो और भी तरीका है, एक न एक को दिमाग में रखना पड़ेगा। आसान तरीका बताते हैं, ऐसा कुछ नहीं करके हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, बिंग करके हम लिखेंगे बिंग डिफीटेड। बिंग डिफीटेड मिस होता है हारे जाने पर, और उसके बाद वह भाग गया, 9-2-11 हो गया, ही रैन अवे। मतलब किसी भी सेंटेंस को चाहें तो अलग तरीके से भी हम उससे अनुवाद कर सकते हैं। लेकिन और भी हम देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं इस पर। जैसे पूछे जाने पर उसने जवाब दिया, पूछे जाने पर तो पहला क्या है? पहला तो ये है कि हैविंग, हम यहाँ पर देखेंगे हैविंग, और उसके बाद फिर हम बिन का यूज़ करेंगे, हैविंग बिन आस्क्ड, ये हो गया मेन। तो हैविंग बिन आस्क्ड ही रिप्लाइड, तो यहाँ पर देखेंगे कि हैविंग बिन आस्क्ड ही रिप्लाइड, अब पूछे जाने पर उसने जवाब दिया। अब आसान तरीके से देख लेते हैं दूसरा, और हम चाहें तो बिंग का यूज़ करके भी बना सकते हैं। जैसे बिंग आस्क्ड मतलब पूछे जाने पर, ही रिप्लाइड पूछे जाने पर उसने जवाब दिया। मतलब किसी भी सेंटेंस को कई तरीके से भी आप बोल सकते हैं। और भी आसान तरीका है व्हेन ही वाज आस्क्ड, जब उसे पूछा गया, देन ही रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, ऐसे भी बोल सकते हैं। लेकिन ये सेंटेंस कुछ अलग है और इसमें आपको समझना पड़ेगा कैसे। इसमें देखेंगे कि दो सब्जेक्ट है। कैसे? जैसे ट्रेन आने पर बच्चा चिल्लाने लगा, तो दो तरह का सब्जेक्ट है, ट्रेन आती है फिर बच्चा चिल्लाता है। तो हम क्या करेंगे? इस तरह से जो है पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे और उसके बाद परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज़ करेंगे। तो हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे पहले इसमें द ट्रेन लिखना पड़ेगा, द ट्रेन, और उसके बाद हैविंग, द ट्रेन हैविंग, आना का हम अराइव का यूज़ करेंगे, अराइव। तो हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे द ट्रेन हैविंग अराइव्ड, ट्रेन आने पर बच्चा चिल्लाने लगा, द चाइल्ड बिगेन टू क्राई। और मान लीजिए कि और दूसरा तरीका क्या होगा कि ट्रेन आई तो बच्चा चिल्लाने लगा। क्या होगा दूसरा? कि जब ट्रेन आई, हम लिखेंगे ऐसे, हम लिख सकते हैं। मान लीजिए कि आपको ये परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज नहीं आता है, तो फिर दूसरे तरीके से कैसे बोलेंगे? तो व्हेन द ट्रेन अराइव्ड, जब ट्रेन आए, द
द चाइल्ड, बच्चा चिल्लाने लगा, तो बिगेन टू क्राई, बच्चा चिल्लाने लगा। ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब कई तरीके से भी लिख सकते हैं। एक और सेंटेंस को देखकर बिल्कुल समझ लेते हैं, जैसे दुकान खुलने पर ग्राहक आने लगे, कैसे होगा? तो हम लिखेंगे, पहले लिखेंगे द शॉप। इस तरह का सेंटेंस जब दो सब्जेक्ट हो, एक दुकान खुलता है फिर ग्राहक लोग आते हैं, तो फिर क्या होगा? हम लिखेंगे द शॉप, द शॉप, उसके बाद हैविंग का यूज करेंगे, हैविंग ओपेंड। द शॉप हैविंग ओपेंड का मतलब दुकान खुलने पर हम क्या करेंगे? कस्टमर्स बिगेन टू अराइव, बिगेन टू कम भी लिख सकते हैं कि कस्टमर, दुकान खुलने पर कस्टमर आने लगे। लेकिन दूसरा तरीका क्या हो सकता है? मान लीजिए हम ऐसा बोलते हैं, तो हम क्या करेंगे? हम व्हेन का प्रयोग कर सकते हैं कि व्हेन द शॉप, तो बिगेन टू कम, दुकानदार आने लगे। और इस तरीके से आप किसी भी सेंटेंस को आराम से बना सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा बेसिक तो थोड़ा बहुत तो समझना पड़ेगा कि आखिर क्या होना चाहिए। उसके बाद देखते हैं कि आज का क्वेश्चन क्या है। जैसे खाना खाकर मैं स्कूल चला गया, सिंपल तरीके से एक बच्चा ही बोल रहा है कि भाई खाना खाकर मैं स्कूल चला गया। आप इसे कई तरीके से बोल सकते हैं। आप चाहें तो परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो किसी दूसरी रूल का यूज़ कर सकते हैं। बस आंसर सही होना चाहिए कि आप जो कहना चाह रहे हैं वो समझ में आना चाहिए। तो हम देखते हैं कि आपका आंसर क्या है, आप कितना सही लिखते हैं। चलिए अभी जवाब दीजिए। आपका एक एक कमेंट हम चेक करेंगे और जवाब देने का प्रयास करेंगे, बताएंगे कि आपका आंसर कितना सही है, गलत है। तो चलिए अभी लिखिए और हम चेक करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए और इस वीडियो को शेयर करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।